आपके दिन आपकी रातों को संवारने और सजाने की कोशिश में आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं, उस प्रोग्राम को लेकर, उस महफिल को सजाने के लिए जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप जानते हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, दास्तानें हैं, और उन दास्तानों से जुड़े अनगिनत किरदार हैं, सितारे हैं, सितारों से जुड़े उन पे पिक्चराइज्ड गाने हैं, कहानियां हैं। कहानियों का सिलसिला कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि अभिनेत्री साधना ने एज ए हीरोइन काम करने से पहले राज कपूर की किस फिल्म के एक गीत में कोरस में डांस किया था, और जब वो ये फिल्म देखने अपनी सहेलियों के साथ गईं तो क्या हुआ। आज ही आपको बताऊंगा कि एक बार किशोर कुमार ने जीपी सिप्पी के साथ ऐसा क्या मजाक किया कि ना सिर्फ उन्हें घंटों किशोर कुमार की कार का पीछा करना पड़ा, बल्कि किशोर कुमार के बिहेवियर से उनके होश भी उड़ गए। बातें करेंगे विनोद मेहरा के बारे में, कैसे आए वो फिल्मों में, कैसे मिली उन्हें पहली फिल्म। विनोद मेहरा की जिंदगी से रूबरू होंगे आज, और बताऊंगा वैजंती माला के बचपन का एक किस्सा, जब वो सिर्फ 6 साल की उम्र में ही जिद कर बैठी कि वो पोप के सामने वेटिकन में डांस करेंगी, जबकि उन्होंने डांस सीखा भी नहीं था। ऐसे ही कुछ अफसानों के साथ जुड़े रहिए हमसे, सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। करता हूं आगाज। जनाब, आज सबसे पहले बात साधना जी की। शायद ही किसी को पता हो कि साधना ने राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गाने में एज ए डांसर काम किया था। यह गाना था रमैया वस्तावैया। साधना जी जब 15 साल की थीं तो उन्हें डांस सीखने के लिए एक स्कूल में भेजा गया। उस डांस स्कूल से कुछ लड़कियां चुनी गईं जिन्हें राज कपूर की फिल्म में डांस करना था। गीत के बोल थे रमैया वस्तावैया। इन्हीं सेलेक्टेड गर्ल्स में एक लड़की थी साधना। उस वक्त साधना की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें राज कपूर की फिल्म में डांस करने का मौका मिल रहा था। कई दिनों तक गाने की रिहर्सल हुई, फिर शूटिंग शुरू हुई। साधना जी हर रोज मेकअप करके बन ठन कर शूटिंग में शामिल होती, और हर रोज शूटिंग से लौटकर अपनी सहेलियों को किस्से सुनाया करती थीं शूटिंग के। अब हुआ ये कि साधना जी के साथ साथ उनकी सहेलियां भी उनकी किस्से सुनकर बड़ी बेसब्री से फिल्म के रिलीज होने की राह तकने लगीं। जब श्री 420 रिलीज हुई तो साधना ने अपनी कुछ सहेलियों को इकट्ठा किया और खुद अपने पैसे से टिकट खरीदे और पहुंच गई फिल्म देखने। सहेलियां और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड थी कि साधना, हमारी सहेली, फिल्म के पर्दे पर दिखेगी। जैसे ही गीत शुरू हुआ, सब अलर्ट हो गए। सबके सब आंखें गड़ाकर स्क्रीन में देखने लगे। गाना खत्म हो गया, पर सहेलियों को साधना नहीं दिखी। सहेलियों ने साधना से सवाल करना शुरू किया कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी शूटिंग की, यार तुम तो इस गाने में हो ही नहीं। साधना रो पड़ी। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि सहेलियों के सामने वो झूठी साबित हो गई थी। वजह यह थी कि उनका डांस पोर्शन का जो सेगमेंट था वो एडिट किया जा चुका था। खैर साहब, वक्त गुजरा। उसके 2 साल बाद ही साधना को सिंधी भाषा की फिल्म अबाणा में एज ए हीरोइन काम करने का मौका मिला। फिल्म खूब चली और फिर उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली लव इन शिमला, जिसकी कामयाबी ने साधना को बना दिया स्टार। सब टाइम टाइम की बात है। जिस साधना के डांस को राज कपूर ने अपनी फिल्म से डिलीट कर दिया था, वही साधना बन गई एक दिन राज कपूर की हीरोइन। बात किशोर कुमार की और जीपी सिप्पी साहब की। एक बार किशोर कुमार ने जीपी सिप्पी के साथ ऐसा मजाक किया कि जीपी सिप्पी के होश उड़ गए। मुलाजा फरमाइए किस्सा। फिल्म शोले के गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक गाना हो रहा था रिकॉर्ड, लेकिन किसी वजह से पूरा नहीं हो सका। डिसाइड यह हुआ कि इस गाने की रिकॉर्डिंग कंप्लीट अगले दिन की जाएगी। यह कोई नई या ऑड बात नहीं थी, ऐसा अक्सर होता है। पर जीपी सिप्पी को पता नहीं क्यों उस दिन यह लगा कि आज की रिकॉर्डिंग में किशोर कुमार का मूड ठीक नहीं है, और ऐसा ना हो कि यह अनप्रेडिक्टेबल कलाकार कल की रिकॉर्डिंग में आई नहीं।
वो जानते थे कि किशोर कुमार कुछ भी कर सकता है। अब उनकी स्थिति ये थी कि वो सामने से किशोर कुमार से इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें टाइम पर स्टूडियो भी लाना चाहते थे। तो जीपी सिप्पी साहब ने एक तरकीब सोच डाली। वो ये कि वो सुबह खुद ही किशोर कुमार के घर जाएंगे और किशोर को साथ लेकर स्टूडियो आ जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह किशोर कुमार के घर पहुंच गए जीपी सिप्पी साहब। जैसे ही किशोर कुमार ने देखा कि सिप्पी साहब उनके घर में दाखिल हो रहे हैं तो उन्हें जाने क्या सूझी कि वो पिछले दरवाजे से निकले और ड्राइवर को कार निकालने का इशारा किया और उसमें बैठकर घर से भाग गए। सिप्पी साहब ये माजरा समझ गए, ताड़ गए और उनकी कार का पीछा करने लगे। जीपी सिप्पी साहब को लगा कि शायद किशोर स्टूडियो की तरफ जाएगा, लेकिन किशोर की कार शहर से बाहर जाने लगी। सिप्पी साहब को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने चेस करने में ही भलाई समझी। अब जीपी सिप्पी की कार को घंटों किशोर कुमार की कार का पीछा करना पड़ा। आखिरकार किशोर कुमार ने अपनी कार मड आइलैंड में एक ऐसी जगह रोकी जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। सामने था समंदर ही समंदर। किशोर कुमार कार से उतरे और खड़े होकर समंदर का नजारा देखने लगे। सिप्पी साहब करते तो क्या करते, वो भी कार से उतर पड़े और किशोर के पास जाकर बोले, ये क्या पागलपन है किशोर, मैं कब से तेरा पीछा कर रहा हूं। किशोर कुमार अनजान आदमी की तरह पलटे और जीपी सिप्पी से बोले, कौन पागल, मैं या तुम? देखो भाई, मैं तुमको जानता ही नहीं, मैंने कभी पहले तुमको देखा ही नहीं। अभी भी वक्त है, वापस पलट जाओ, नहीं तो शरीफ आदमी को परेशान करने के इल्जाम में पुलिस को रिपोर्ट करवा दूंगा। सिप्पी साहब घबरा गए। यार ये बड़ी हुल हुज्जत उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन किशोर कुमार का बिहेवियर सेम था कि वो जानते भी नहीं है। सिप्पी साहब डर गए, इस आदमी का क्या भरोसा, सचमुच पुलिस को बुला ही ले। इसलिए उन्होंने वहां से चले जाने में अपनी भलाई समझी और चुपचाप वापस लौट गए। उस दिन किशोर कुमार रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंचे और अगले दिन बिना किसी के बुलाए किशोर रिकॉर्डिंग पर पहुंच गए। सिप्पी साहब किशोर को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। डांटते हुए किशोर से पूछा, तुमने कल मेरे साथ इतनी घटिया हरकत क्यों की? किशोर जीपी सिप्पी की बात सुनकर बड़े भोले बनते हुए बोले, कैसी बात कर रहे हैं, शायद आपने सपना कोई देखा होगा, कल तो मैं खंडवा गया हुआ था, आप मुझे मड आइलैंड में कैसे देख सकते हैं? साफ झूठ इनकार किशोर कुमार ने कर दिया। अब जीपी सिप्पी साहब ने ऐसे इंसान से बहस करने में भलाई नहीं समझी और चुपचाप हो गए, कुछ नहीं बोले। उन्होंने चुपचाप किशोर का गाना रिकॉर्ड किया और इस घटना को वैसे ही भुला दिया जैसा किशोर कह रहे थे। ऐसे ही थे किशोर कुमार और ऐसा ही था उनका अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक। अब बात वैजंती माला की। गुजरे हुए एपिसोड्स में मैंने कभी आपको बताया था कि जब वैजंती माला सिर्फ 6 साल की थीं, तब उन्होंने पोप के सामने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया था। मगर आज मैं बताऊंगा कि यह डांस परफॉर्मेंस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, बल्कि वैजंती माला की एक जिद थी। वैजंती माला की माताजी वसुंधरा देवी एक एक्ट्रेस थीं और डांसर भी थीं। वैजंती माला जब 6 साल की थीं, तब मैसूर के महाराजा का एक कल्चरल ट्रुप तकरीबन 70-75 कलाकारों और संगीतकारों के साथ यूरोप के टूर पर जा रहा था, जिसमें वैजंती माला की माताजी, पिताजी और नानी भी शामिल थे। वैजंती बहुत छोटी थी और नानी जी की लाडली थी, इसलिए उन्हें भी साथ लेकर गए। उस वक्त तक वैजंती माला ने डांस नहीं सीखा था, बस अपनी मम्मी को देखती डांस करते हुए उसे कॉपी करती थी। और इस छोटी बच्ची को डांस करता देखकर, अपने मदर की कॉपी करता देखकर लोग खुश होते, तालियां बजाते और वैजंती बहुत खुश हो जाया करती थी। जब पूरा ट्रुप वेटिकन में पोप के सामने परफॉर्मेंस के लिए पहुंचा, तो छोटी बच्ची वैजंती ने भी जिद पकड़ ली कि वो भी स्टेज पर डांस करेगी। अब वैजंती के घर वालों के लिए बहुत मुश्किल हो गया समझाना, क्योंकि वैजंती माला बहुत जिद्दी बच्ची थी। फैमिली को समझ में नहीं आया करें तो क्या करें। पोप के सामने डांस करने की जिद कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत समझाने की कोशिश की इस बच्ची को, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोना, मचलना, सीन क्रिएट करना, ये सब देखकर नानी ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा जिद कर रही है तो उसे डांस करने दो। छोटी सी बच्ची अगर नहीं कर पाई तो क्या होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वी विल अपोलोजाइज। सब लोग सोच में डूब गए। खैर साहब,
बच्ची को तैयार किया गया और वैजंती माला को उतारा गया मंच पर पोप के सामने। वैजंती ने जब डांस करना शुरू किया तो देखने वाले हक्का बक्का रह गए। 6 साल की बच्ची के पांव ऐसे थिरक रहे थे मानो कि वो कुशल नृत्यांगना हो। परफॉर्मेंस के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से सभागृह गूंज उठा और जब वैजंती का डांस खत्म हुआ तो पोप इतने खुश हुए कि उसे अपने पास बुलाया, उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और इनाम में चांदी का मेडल प्रदान किया। चलिए बात करते हैं विनोद मेहरा की। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा की स्कूल एजुकेशन बंबई में हुई थी। फिल्मों का शौक बचपन से था। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें फिल्म रागनी में किशोर कुमार के बचपन का रोल करने का मौका मिला। उसके बाद IS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भाई भट्ट की फिल्म अंगुली माल में भी उन्होंने एक्ट किया था। जब बड़े हुए तो फिल्मों में हीरो बनने के लिए मौका ढूंढने लगे। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटना, पर कोई अच्छा मौका नहीं मिल रहा था। हाथ लग रही थी सिर्फ निराशा। उन दिनों फिल्म वालों का एक अड्डा हुआ करता था, बंबई के चर्च गेट का गैलॉर्ड रेस्टोरेंट। विनोद वहां भी अक्सर इस उम्मीद से जाया करते थे कि शायद कोई टकरा जाए, मिल जाए कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किसी की नजर पड़ जाए, हीरो बना ले। कई साल बीत गए पर सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। आशा की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन विनोद मेहरा थके हारे पहुंचे गैलॉर्ड। गैलॉर्ड जाना रूटीन हो गया था, आदत बन गई थी। जाकर बैठ गए दोस्तों के साथ एक टेबल पर। थोड़ी दूर की टेबल पर एक आदमी बैठा था जो विनोद मेहरा को बड़े गौर से देखने लगा। विनोद इस बात से पूरी तरह बेखबर थे। थोड़ी देर बाद वो आदमी टेबल से उठा और आ गया विनोद मेहरा के पास। कंधे पर हाथ रख दिए। विनोद मेहरा ने जब गौर किया तो विनोद मेहरा के होश उड़ गए, क्योंकि वह आदमी कोई अनजाना आदमी नहीं, गुमनाम आदमी नहीं, बल्कि उस वक्त के मशहूर निर्माता निर्देशक रूप के शौरी थे। विनोद जी हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। शौरी साहब ने विनोद से पूछा, फिल्मों में एक्टिंग करनी है? विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऊपर वाला ये मेहरबान कैसे हो गया। घबराहट के साथ बोले, पसीना छूट रहा था, बोले जी सर क्यों नहीं। शौरी साहब ने कहा तो ठीक है, कल ऑफिस आ जाओ, तुम मेरी अगली फिल्म के हीरो होगे। विनोद को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन पहुंच गए रूप कुमार शौरी के ऑफिस और बन गए फिल्म एक थी रीटा के हीरो, और उनकी हीरोइन बनी शोभना समर्थ की बेटी तनुजा। बदकिस्मती से एक थी रीटा नहीं चली, पर विनोद मेहरा फिल्म वालों की नजर में आ गए और 2-4 फिल्मों के बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म मिली, लाल पत्थर। इस फिल्म में हेमा मालिनी, राखी और राजकुमार जैसे बड़े स्टार थे। उसके बाद विनोद मेहरा के पास फिल्मों की कमी नहीं रही, लेकिन बड़ी फिल्मों में वो कई सितारों के साथ होते और जिन फिल्मों में वो सिर्फ अकेले होते वो फिल्में बी ग्रेड की हुआ करती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें काम भी मिला और तारीफें भी, लेकिन जिस स्टारडम के सपने वो देख रहे थे उस मकाम को वो हासिल न कर सके। दोस्तों, अब बात फिल्म अभिमान के एक गीत की, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। मजरू साहब ने ये गीत लिखा है और इस गीत को कंपोज किया सचिन देव बर्मन ने। दरअसल ये गीत इंस्पायर्ड है रविंद्र संगीत से। ये गीत प्रेरित है रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना से, और वो रचना थी जोदी तारे नाई चिनिगो। आइए मैं पहले आपको रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना के कुछ अंश सुनवाता हूं, उसके बाद अभिमान का गीत सुनेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अभिमान का ये गीत कितना प्रेरित है जोदी तारे नाई चिनिगो गीत से। रविंद्र संगीत को आधार बनाकर जितने भी हिंदी फिल्मी गाने बने हैं, उनमें सबसे अद्वितीय जो गाना बना है, अद्वितीय जो कंपोजिशन है, वो एस.टी. बर्मन ने कंपोज की है, तेरे मेरे मिलन की ये रहना। इस गीत को कंपोज करके यहां मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं था कि किसने कहां से कॉपी किया है। मैं आपको गुजरे हुए वक्त में बता चुका हूं कि वेस्ट से बहुत ज्यादा कंपोजिशन कॉपी की गई हैं।
हमारे संगीतकारों ने किया था, तब भी और अब भी करते हैं। अब तो पूरी तरह से करते हैं। लेकिन जब कोई भी संगीतकार, जब भी कोई भी कलाकार अपनी मिट्टी से कुछ लेता है तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि उसने कॉपी की है। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनमें से मान लीजिए कोई लेडी सुन रही है और उससे कहा जाए, अरे तुमने तो ये जो साड़ी पहनी हुई है ये तो चुराई हुई है, और दरअसल तुमने वो जो साड़ी पहनी हुई थी वो तो मम्मी की पहनी हुई थी। तुम कहोगी नहीं, ये मेरी माँ की साड़ी है, चोरी का माल नहीं है। तो जब आप इंस्पायर्ड होते हैं अपने देश की मिट्टी से, अपने संगीत से, फोक म्यूजिक से, शास्त्रीय संगीत से, ट्रेडिशनल म्यूजिक से, अपने साहित्य से, अपनी रचनाओं से, शब्दों से, बोलों से, तब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कोई कि आपने चुराया है। लेकिन जब आप विदेश भूमि से कुछ लाते हैं और उस पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा है, तो ज़रूर चोरों की लिस्ट में नाम आ जाता है। हाँ, 10 कंपोजिशंस हैं, उनमें से 1 या 1.5 में आप बाहर से लेते हैं तो आप कह सकते कि इंस्पायर्ड हैं, बाकी 8.5 तो अपनी हैं। लेकिन 10 हैं, 10 में से 1.5 आपकी है, 8.5 बाहर से लेते हैं तो वो इंस्पिरेशन नहीं, चोरी मानी जाती है। दोस्तों, एक श्रोता का SMS मेरे सामने है और उसमें उन्होंने सवाल पूछा है कि अन्नू जी, हमने सुहाना सफ़र में आपके मुंह से सुना है कि आप फिल्में बहुत कम देखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी फिल्म ना देखने की क्या वजह है, हमें बताइए। मैं जी, मैं कह गया कि फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं शायद बाय डिफ़ॉल्ट इस लाइन में आ गया हूँ। मुझे बचपन में ना तो कोई फिल्मों का शौक़ था, ना कोई अभिनय का शौक़ था। हाँ, मेरे पिताजी की एक नौटंकी मंडली हुआ करती थी, जिसकी वजह से मेरे परिवार को बहुत दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़माना ऐसा था कि नाटक में काम करने वालों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इसलिए मेरी जो माता जी थी वो कभी नहीं चाहती थी कि हम लोग सब इस प्रोफेशन में आएँ। लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई, इस वजह से मजबूरी में मेरे फादर ने कहा कि हमारे नाटक मंडली ज्वाइन कर लो। तो मुझे मजबूरी में अभिनय या कला के क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। मैं आपको ये बता दूं, मेरी पहली फिल्म जो थी वो थी जो मैंने 2 आने का टिकट लेके देखी थी। उसका नाम था कण कण में भगवान। और माता जी ने हमेशा बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ वो किया कि एक बार संगम लगी थी तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। तो वो फिल्म आज भी नहीं देख पाया, आज तक नहीं देख पाया हूँ मैं। हमारी ब्रीड अलग थी, ज़माना अलग था। अगर माताजी पिताजी ने कह दिया ये नहीं देखना है तो हम उस पर विश्वास कर लेते थे। आज हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, गलत बात नहीं है, ये आज के बच्चे हैं, हम तब के बच्चे थे। आप बेशक कह सकते हैं कि हम बेवकूफ़ थे, हम मूर्ख थे। ठीक है, मूर्ख सही, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत चतुर चालाक चौकस चमत्कारी हैं। तो इस वजह से कभी ओरिएंटेशन फिल्म देखने का नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अच्छी फिल्में देखने की प्रेरणा हमेशा मिलती रही। माताजी ने संगम देखने के लिए मना किया था, परंतु गुरुदत्त की प्यासा देखने के लिए कभी मना नहीं किया। कहा, बेटा जाके देखो। कमाल की बात है, संगम तो एक लव स्टोरी है और प्यासा में तो एक जो कैरेक्टर है वो एक वेश्या की कहानी है। तो मदर को लगा कि नहीं, ये कहानी ठीक है, ये कहानी वृहत रूप में समाज के कल्याण और समाज की भलाई की बात करती है, तो तुम देख सकते हो। तो इस वजह से बचपन से ही थोड़ा कम रुझान था, लेकिन अच्छी अच्छी फिल्में मैंने देखी हैं। ग्रेट डायरेक्टर्स की फिल्में देखी हैं, बाहर की भी और आज की भी। 2-3 फिल्में, शूल बहुत अच्छी फिल्म लगी थी मुझको, और एक और फिल्म थी चक दे इंडिया। तो इस तरह की फिल्में जब बने तो आप भरपूर तरीके से उस तरह की फिल्मों को देखने जाएं। क्षमा चाहता हूं कि अगर मैं नहीं फिल्म ये मैं बोल गया हूँगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूं और समय भी तो है। आप अगर मैं फिल्में देखने में टाइम लगाने लगूं तो फिर आपका मनोरंजन कौन करेगा। एक गीत सुनाने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और उसके बाद अपना मैसेज या सवाल और हमें भेज दीजिए। हमारा नंबर है 55454। जय हिंद, वंदे मातरम।